हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में बहुत अच्छी एक वैकेंसी है। अभी जो भी कैंडिडेट बीटेक किए हुए नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, वो लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थ्रू द परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म टू बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉरपोरेशन, ठीक है, uड़ीसालिफ्ट.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से फॉर्म भरेंगे आप लोग। द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिशन शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 11/4/2023 टू 10/5/2023। मतलब 11 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और कैंडिडेट आप लोग 11/4/2023 से लेके 10/5/2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितनी कितनी सीट पे वैकेंसी आई हुई है। अब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये ग्रुप ए का जॉब है। अब है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में 44 पोस्ट है। एससी के लिए 7, एसटी के लिए 10, एससी बीसी के लिए 5 और अनरिजर्व के लिए 22, ठीक है। अनरिजर्व में, ठीक है, देख लेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ द पोस्ट में AE इलेक्ट्रिकल, मतलब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 4, एससी इसमें है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और अनरिजर्व में 2। अब है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल, उसमें है टोटल पोस्ट 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 2। टोटल इसमें हो गया सीट्स 52 सीट्स है। एससी के लिए 9, एसटी के लिए 12, एससी बीसी के लिए 5 और अनरिजर्व के लिए 26, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये ग्रुप बी का जॉब है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में 11 सीट है। एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, एससी बीसी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 6। जेई इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 5 सीट है। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, एससी बीसी के 1 और अनरिजर्व के लिए 2। अब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, उसमें 8 सीट है। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, एससी बीसी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 4। अब टोटल पोस्ट जूनियर इंजीनियर में है 24, ठीक है। इसमें एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5, एससी बीसी के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 12 सीट है। अब कैंडिडेट यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्रियल कैडर में है। जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है, टोटल सीट है 12, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, एससी बीसी के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 6। जूनियर असिस्टेंट में है 20 सीट है। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 5, एससी बीसी के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए 10, ठीक है। टोटल सीट्स यहाँ पे एससी में 5 हो गया, एसटी में 8 हो गया, एससी बीसी में 3, अनरिजर्व में 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आउट ऑफ द वैकेंसीज मेंशन्ड 1 पोस्ट टू बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन नंबर 1955, ठीक है। एक वैकेंसी हर सीट से में दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डिसेबिलिटीज़ का बताया गया, डिफरेंट कैंडिडेट के लिए, डिसेबल्ड के लिए क्या कैटेगरी के लिए क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एस मतलब अगर लिखा है तो मतलब वर्क परफॉर्म बाय सिटिंग, मतलब सिटिंग से जो वर्क परफॉर्म होगा उसको एस डिनोट करेंगे। ऐसे एसटी स्टैंडिंग से जो वर्क परफॉर्म होगा, ये सब शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से डिसेबल्ड जो हैं, डिफरेंट टाइप का डिसेबिलिटीज़ होता है, तो जो भी डिसेबल्ड है उनके पास किस टाइप का डिसेबिलिटी है, किस बेसिस पे कौन कौन से फॉर्म भर सकेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरीज ऑफ डिसेबल सुटेबल फॉर द जॉब, ठीक है। अब है यहाँ जूनियर असिस्टेंट में भी है, यहाँ पे दिया हुआ है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। एस मतलब वर्क परफॉर्म बाय सिटिंग ऑन बेंच और चेयर, बैठ के जो काम किया जाए। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो डिसेबल्ड है अगर बैठ के काम करने लायक हैं कि नहीं, तो यहाँ पे इसलिए बोला गया खड़े होकर काम करने लायक है नहीं, ये सब देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आउट ऑफ 4% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 1% रिजर्वेशन शैल बी वीमेन विद डिसेबिलिटीज़। अब इसमें है कि सारे कैटेगरी में 4% डिसेबिलिटीज़ के लिए सीट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, 4% में से जितना भी सीट है 1% रिजर्वेशन किसको मिलेगा, वीमेन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो भी वीमेन डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनको इसमें से 1% पे दिया जाएगा, ठीक है। अब है प्रोबेशन कितने दिन का रहेगा, तो प्रोबेशन पीरियड ऑफ द एवर पोस्ट इज 2 ईयर्स, 2 साल के लिए इस पोस्ट पे प्रोबेशन रहेगा। इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इनसफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट वीमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, द रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी फिल्ड अप बाय द मेल कैंडिडेट। अगर कोई जैसे किसी कैटेगरी में जो सीट वीमेन के लिए रिजर्व है उस पे वीमेन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उस सीट पे फिर किसका होगा सिलेक्शन, तो मेल कैंडिडेट का होगा, ये बोला जा रहा है।
Exchange of reservation between scheduled caste and scheduled tribe will not be considered in the event of non-availability of eligible and suitable SC/ST candidates. और यहाँ पे बोला जा रहा है अगर SC/ST कैंडिडेट का सीट अगर खाली रह जाता है वैसे केस में दूसरे को सीट पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है. द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑफ द मैनेजमेंट विदाउट बाय द मैनेजमेंट विदाउट नोटिस डिपेंडिंग अपॉन द एक्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस एट द. अगर जैसे मैनेजमेंट को कुछ हुआ मन किया कि अगर चेंज करने का तो वो चेंज कर सकती है इसमें, ठीक है. कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैटेगरीज टू विच दे बिलोंग. अगर सपोज कोई SC के डिसेबल्ड कैंडिडेट तो उसमें उनको लिया जाएगा, कोई OBC SC/BC में है तो वो उनको उस कैटेगरी में लिया जाएगा, मतलब जिस कैटेगरी के वो डिसेबल्ड है उनको उस कैटेगरी में लिया जाएगा, ठीक. एज की यहाँ बात करते हैं. ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एज ऑन 1/1/2023 एंड मस्ट नॉट बी अबव द एज ऑफ 38 ईयर्स. ठीक है, बोला जा रहा है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 38 ईयर्स होना. एज रिलैक्सेशन जो विमेन कैंडिडेट के लिए होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग. 5 साल का होगा, ठीक है. और यहाँ पे 10 साल होगा किनके लिए, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हु कम्स अंडर मोर देन वन कैटेगरी मेंशन्ड अबव ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर ओनली वन एज रिलैक्सेशन बेनिफिट. अगर क्या हो जाता है कि कोई डिसेबल्ड भी हैं और SC/ST में भी आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि SC/ST का भी एज रिलैक्सेशन 5 साल और डिसेबल का 10 साल मतलब 15 साल में, ऐसा नहीं होगा. उनको सिर्फ एक एक एज रिलैक्सेशन मिलेगा. मतलब अगर डिसेबल्ड है तो उनको 10 साल मिलेगा, कोई SC/ST है तो मतलब उसको 5 साल मिलेगा. कोई एक बेनिफिट आपको एज रिलैक्सेशन का मिलेगा. अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो लिखा है ए कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेस्ड ए डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल फॉर द पोस्ट ऑफ AEE सिविल, डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल फॉर द पोस्ट ऑफ AEE मैकेनिकल और डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ AEE इलेक्ट्रिकल और एन इक्विवेलेंट. कहने का मतलब कि अगर कोई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल में. अगर कोई मैकेनिकल पोस्ट के लिए मतलब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में. और अगर कोई इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल तो उनकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में, यही बोला जा रहा है, ठीक है. रिलेवेंट पोस्ट के लिए रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है. ऑथराइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद एक कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेस्ड ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल फॉर द पोस्ट ऑफ JEE सिविल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल फॉर द पोस्ट ऑफ JEE मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ JEE इलेक्ट्रिकल or an equivalent qualification from any university or institution recognized by the government, or he or she must be an associate member of the Institution of Engineers of India in Civil Mechanical Electrical. कहने अगर जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए. अगर सिविल में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करें तो सिविल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए. मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए. और अगर कोई इलेक्ट्रिकल में करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए, ठीक है. अब अगर यहाँ पे बात करते हैं क्लर्क का वैकेंसी निकला हुआ है तो उसके लिए क्या होना चाहिए. कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेस्ड ए ग्रेजुएशन इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स और सच अदर क्वालिफिकेशन एज इज इक्विवेलेंट टू +3 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी. कहने का मतलब अगर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, जैसे आर्ट से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, ठीक है, और भी कुछ. अब मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे क्या है तो द OLIC मैनेजमेंट आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन शैल टेक स्टेप्स टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन फॉर ग्रुप A-B-C सर्विसेज एंड वाइवा ओनली फॉर ग्रुप A सर्विसेज, ठीक है. उसके बाद प्रोसेस जो भी हो सिलेक्शन का है वो होगा, ठीक है. और ये होगा कि जो रिटन में जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है.
उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा, तो जो भी कैंडिडेट अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो ज़रूर अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और कैंडिडेट अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोग को हर दिन 2 या 3 जॉब अपडेट मिलता है। और जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल अभी स्टार्ट हो जाएगा मिलना। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या है कि द कैंडिडेट आर अप्लाइंग अंडर अनरिजर्व कैटेगरी हैव टू पे ए नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ Rs 500। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो 500 रुपीज़ लगेगा अनरिजर्व के लिए। एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी टू पे ए नॉन रिफंडेबल फी ऑफ Rs 300। और जो SC ST SCBC के कैंडिडेट है उनको कितना लगेगा, तो 300 लगेगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ही और सी मस्ट बी अ गुड कैरेक्टर एंड ऑफ साउंड हेल्थ अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक डिफेक्ट, मतलब कोई अंदर से बीमारी वगैरह नहीं होना चाहिए। और वो एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया, और उनको उड़िया का जॉब, उड़ीसा का जॉब है तो उनको उड़िया बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और उसके लिए क्या होगा कि पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया। उड़िया का मतलब कम से कम 10th तक आप एक सब्जेक्ट से पास होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया है कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो उनको NOC सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और एज मतलब वैलिड एज प्रूफ देने के लिए आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो एज मेंशन रहेगा वही वैलिड होगा। ठीक है। उसके बाद है आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू OLIC लिमिटेड इफ फाउंड टू बी इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट आर लायबल फॉर रिजेक्शन विदाउट इंटरटेनिंग एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द एप्लीकेंट्स ऑन द स्कोर। बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन आप लोग अच्छे से सही तरह से भरिएगा। अगर कहीं एप्लीकेशन में अधूरा कुछ रह जाता है तो आप लोग वहीं पे रिजेक्ट हो जाइएगा। ठीक है कैंडिडेट। उसके बाद है एडमिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्रोविजनल इफ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एट द ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अगर जैसे आप लोग सिलेक्शन हो जाता है, बाद में पता चलता है कि कोई भी चीज़ फर्जी है या गलत है सर्टिफिकेट में, तो वहाँ पे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आप लोग को यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी ये यहाँ पे सर्टिफिकेट क्या क्या अटैच करना है, तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट verification are to submit the printout or hard copy of online applications along with the true copies of the following documents duly self-attested by the candidates with full signature and date on the same on the day of document verification। बोला जा रहा है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप लोग एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट होगा वो ले लीजिएगा, उस पर आप सिग्नेचर साइन कीजिएगा। ठीक है। और डेट, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन का डेट उस पर मेंशन कीजिएगा। जितना भी सर्टिफिकेट रहेगा उसका ओरिजिनल कॉपी प्लस जो एक आपको इसका एक फ़ोटो स्टेट लेके जाना है, जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है, और उस पर सब पे सेल्फ अटेस्टेड। और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन होगा बताया जाएगा आप लोग को ईमेल के थ्रू, उस दिन का डे आप लोग लिखिएगा। ठीक है। इसलिए आप लोग जब भी कोई भी फॉर्म भरते हैं तो कैंडिडेट मैं एक सजेशन दूंगी कि आप लोग उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। क्या होता है कि हम लोग सॉफ्ट कॉपी रख लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप में, लेकिन क्या हो जाता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो नहीं डिलीट हो जाता है। तो इस वजह से सबका एक हार्ड कॉपी जरूर अपने पास जेरॉक्स करवा के रख ले। ठीक है कैंडिडेट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।